गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNP जोन। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी लिटरेरी टर्म्स के जो महत्वपूर्ण टर्म हैं उनको आज हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स का ये जो रिसोर्स है यह मैथ अब्राहम्स के बुक के अकॉर्डिंग है और यह टर्म्स ज़्यादातर यूपी के TGT, PGT, ELT ग्रेड और GIC लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म्स ए से स्टार्ट होगा, थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व यह किस प्रकार का टर्म है, इसको यूज़ करने वाले कौन कौन से राइटर्स थे और इंग्लैंड में इसको कब यूज़ किया गया और यह टर्म्स किस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है और इस टर्म में जो वर्क लिखे गए हैं वह वर्क कौन कौन से हैं। तो आइए इन सबको हम लोग कवर करते हैं। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व का आशय यूजलेस, सेंसलेस से माना जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि द मीनिंग्स ऑफ थिएटर ऑफ ऑब्जर्व इज नॉनसेंस, वर्ड्स, मीनिंगलेस, इरिटेशन, सेंसलेस, यूजलेस, ऐसा इसका आशय माना जाता है। यानी कि एक ऐसा वर्क जो कि थीम के दृष्टि से सेंसलेस होता है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। इसका जो सबसे बेस्ट वर्क है हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी। और इस टर्म का जो सबसे पहला वर्क है वह एक फ्रेंच राइटर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड जेरी। अल्फ्रेड जेरी का जो फ्रेंच वर्क है अबू राई। अबू राई का मतलब क्या आता है, यानी कि अबू राई द किंग। द टर्म इज अप्लाइड टू अ नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा और प्रोज फिक्शन विच हैव इन कॉमन द व्यू दैट ह्यूमन कंडीशन इज इसेंशियली ऑब्जर्व्ड। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो ह्यूमन कंडीशन होता है वह यूजलेस होता है या फिर ऑब्जर्विटी से भरा हुआ होता है। अब आइए इसके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वर्क को देखते हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क है वो माना जाता है ट्रायड। कौन सा माना जाता है? ट्रायड। और दूसरा जो इसका फेमस वर्क है मेटामॉर्फोसिस। कौन सा वर्क है? मेटामॉर्फोसिस। यह दोनों ही बोथ आर द शॉर्ट नॉवेल। ये दोनों ही शॉर्ट नॉवेल्स हैं और ये दोनों वर्क ही बोथ आर रिटन बाय काफ्का। ये काफ्का के द्वारा लिखा गया है। और एक और भी फेमस राइटर हैं जो कि फ्रेंच ही माने जाते हैं। इनका नाम है इनगेन इनेस्को। इनगेन इनेस्को का जो वर्क है द बॉल सोप्राना, यह भी बहुत फेमस वर्क है। अब हम लोग बात करते हैं सैमुअल बकेट। सैमुअल बकेट ने भी थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को खूब यूज़ किया है। उनका जो सबसे फेमस वर्क है वेटिंग फॉर गोडो और जो दूसरा फेमस वर्क है इंड गेम। इन दो वर्क्स में इन्होंने थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को यूज़ किया है। एग्ज़ाम के दृष्टि से इसके मीनिंग को याद रखना है, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका फेमस वर्क क्या है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। एक दो और फैक्ट हैं छूट रहे हैं। सैमुअल बकेट, तो सैमुअल बकेट को हम लोग याद रखेंगे कि सैमुअल बकेट ने थिएटर ऑफ ऑब्जर्व को अपने ड्रामाज में यूज़ किया है और यह एक
आयरिश लिविंग पर्सन थे, यानी कि आयरलैंड में रहने वाले थे और इन्होंने अपने वर्क को पहले फ्रेंच में लिखा, उसके बाद इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो फेमस वर्क है वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है। अब आते हैं दूसरे फेमस राइटर्स को लेते हैं। एक फ्रेंच प्ले राइट हैं जिनका नाम है जीन जेनेट। जीन जेनेट ने अपने वर्क में ऑब्जर्डिज्म और डेबोलिज्म को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इनके जो अर्ली ड्रामाज थे उन ड्रामाज में थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड के टर्म को देखा गया है। एक और फेमस राइटर हैं जो कि अमेरिकन है। अगर आपसे पूछा जाए थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड को यूज़ करने वाले अमेरिकन राइटर्स कौन कौन हैं, तो उनमें नाम आता है एडवर्ड एल्बी। एडवर्ड एल्बी यह एक अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड को यूज़ किया है। जो आइनेस्को हैं, इन्होंने थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड को ट्रेजिक फार्स के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा? ट्रेजिक फार्स। तो यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक बार फिर से एट ए ग्लेंस हम लोग समझते हैं कि थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड का मतलब क्या होता है, इसको यूज़ करने वाले फेमस राइटर्स कौन हैं। तो थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड को यूज़ करने वाले काफ्का थे और जेरी थे, हैरोल्ड पिंटर थे और सैमुअल बेकेट थे। सैमुअल बेकेट ने वेटिंग फॉर गोडोट में यूज़ किया है और हैरोल्ड पिंटर ने सबसे ज़्यादा द बर्थडे पार्टी में यूज़ किया है। और जो अमेरिकन राइटर हैं उनका नाम है एडवर्ड एल्बी। तो यह कुछ महत्वपूर्ण थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड के राइटर्स हैं। एक और फैक्ट है कि थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड क्यों पॉपुलर हुआ या सबसे ज़्यादा कब से कब लिखा जाने लगा। तो थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड सबसे ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लिखा जाने लगा, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होते ही थिएटर ऑफ ऑब्जर्ड का यूज़ होने लगा। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं एकेडमिक नॉवेल। एकेडमिक नॉवेल को यूनिवर्सिटी नॉवेल या फिर कैंपस नॉवेल नाम के नाम से जाना गया है। अगर इसको ट्रिकी बनाएं, एकेडमिक नॉवेल यानी एक ऐसा नॉवेल जो कि किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी कैंपस पर आधारित होता है। अब ट्रिकी जब बनाएंगे तो एकेडमिक का सेंस कहीं न कहीं एजुकेशन से होता है। जैसे हमारे यहाँ ज़्यादातर स्कूल जो हुआ करते हैं एकेडमिक स्कूल ही होते हैं, और जो स्कूल का जो बड़ा रूप होता है जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी कहते हैं, यानी कि स्कूल में ही हमारे यूनिवर्सिटी का सेंस आता है। यानी कि एकेडमिक नॉवेल और यूनिवर्सिटी नॉवेल दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और यूनिवर्सिटी या जो एकेडमिक होता है या जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहीं पर कैंपस होता है। इस तरह से हम लोग इसको ट्रिकी बनाकर याद कर सकते हैं, यानी एकेडमिक नॉवेल, यूनिवर्सिटी नॉवेल या फिर कैंपस नॉवेल। यह कैसा टर्म है? अ नॉवेल सेट प्राइमरली इन अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी कम्युनिटी इन विच द मेन कैरेक्टर आर academic often employed by the English department। यानी कि एक ऐसा नॉवेल जिसको कि किसी यूनिवर्सिटी में सेट किया गया हो या फिर किसी कॉलेज में लिखा गया हो या फिर जिसके स्टोरी यूनिवर्सिटी या एकेडमिक प्लेस से बिलोंग करते हैं, और इसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो अक्सर एकेडमिक ही हुआ करते हैं। और यह एक ऐसा नॉवेल्स है
जिसको कि ज़्यादातर इसका जो सेंस है ह्यूमरस बनाया जाता है। यानी मोस्ट एकेडमिक नॉवेल्स आर ह्यूमरस, यानी जितने भी एकेडमिक नॉवेल होते हैं इनमें ह्यूमरस थीम को दिखाया जाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं एकेडमिक नॉवेल्स हैव एन ओकेजन एड्रेस मोर सीरियस थीम इंक्लूडिंग पावर, सेक्स, क्लास एंड बैनिशमेंट एंड एग्जाइल। यानी कि एक ऐसा नॉवेल जिसकी थीम पावर होती है या फिर सेक्स होता है या फिर कुछ ऐसे क्लास को दिखाया जाता है कि जो उस समय के सबसे प्रोमिनेंट माने जाते हैं, या फिर किसी को एग्जाइल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या बैनिशमेंट मिल जाता है। तो इस प्रकार के थीम को प्रेजेंट करने वाले नॉवेल को हम लोग एकेडमिक नॉवेल या फिर यूनिवर्सिटी नॉवेल या कैंपस नॉवेल के नाम से जानते हैं। इसका जो सबसे फेमस नॉवेल माना जाता है जॉर्ज इलियट का मिडिल मार्च और टॉमस हार्डी का ज्यूड ऑफ ऑब्सक्योर। ये बहुत ही फेमस वर्क है। एक बहुत ही फेमस राइटर हैं इवलिन वाह। जो इवलिन वाह हैं इनका एक वर्क है ब्राइटसीड रिविजिटेड। इस वर्क को इन्होंने राइट किया और राइट करने के बाद इन्होंने यह पाया कि इन्होंने ये कंसीडर किया कि दिस नॉवेल इज कंसीडर्ड एज अ वर्सिटी नॉवेल। यानी कि वर्सिटी नॉवेल किस प्रकार का नॉवेल माना जाता है, तो यह भी एकेडमिक नॉवेल का एक प्रकार है। इसको एवलिन वॉग ने इसको नाम दिया है, यानी विचार किया है। एक और फेमस नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है व्लादिमीर नबको। व्लादिमीर नबको ने इस टर्म को यानी एकेडमिक नॉवेल को अपने वर्क में कंपोज किया है, यानी राइट किया है। तो आइए नेक्स्ट टर्म को हम लोग समझते हैं एक्ट एंड सीन। एन एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ प्ले। यानी किसी भी प्ले का जो मेजर डिवीजन होता है उसी को हम लोग एक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्ट के नाम से जानते हैं। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि डिफिनीशन ऑफ एक्ट। तो एक्ट की डिफिनीशन क्या है? एक्ट इज अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। और यह जो एक्ट है एलिजाबेथन एज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। यानी एलिजाबेथन एज में जितने भी ड्रामेटिस्ट थे वो जो ड्रामास को राइट करते थे उनमें कम से कम ये लोग 5 एक्ट को फॉलो करते थे। कितने एक्ट? 5 एक्ट। और यह 5 एक्ट आगे चल करके कम हो गया, यानी आगे चल करके 4 एक्ट में कंपोज किया जाने लगा, यानी 4 एक्ट में लिखा जाने लगा। फिर 3 एक्ट हो गया और अंततः लास्ट तक आते आते 1 एक्ट प्ले भी माना जाने लगा। यानी कि जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने एक्ट को 5 एक्ट में फॉलो किया और आगे चल करके इस एक्ट को 4th एक्ट, 3rd एक्ट और 1 एक्ट में कंपोज या राइट किया जाने लगा। और क्वेश्चन यहाँ से फेमस है कि ये जो एक्ट है ये 19th सेंचुरी में जो इसकी ट्रेंडिंग बन गई थी 19th सेंचुरी में 4 एक्ट में राइट किया जाने लगा। यानी जो 19th सेंचुरी के ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने 4 एक्ट में अपने ड्रामा को राइट किया और आगे चल के 20th सेंचुरी में यह 3 एक्ट में लिखा जाने लगा। तो यह फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस इससे ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। एक फैक्ट और छूट रहा है कि जो एक्ट होता है यानी हमारा जो एक्ट है, एक्ट्स आर ऑफन सब डिवीजन इनटू सीन्स। यानी कि सबसे
पहले तो हम लोग बात करेंगे प्ले का। जो हमारा प्ले होता है उसका जो उसमें एक्ट होते हैं, जैसे 5 एक्ट हो गए, 3 एक्ट हो गए, या 2 एक्ट या 1 एक्ट। अब इन एक एक्ट में छोटे छोटी सीन होती हैं, यानी जो पर्दे के पीछे जो दृश्य आता है, यानी एक्ट जो है हमारा सीन में डिवाइड होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्ट्स आर ऑफन सब डिवाइडेड इनटू सीन्स। तो यह भी फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टर्म है हमारा एस्थेटिक आइडियोलॉजी। एस्थेटिक आइडियोलॉजी वाज अ टर्म अप्लाइड बाय द डिकंस्ट्रक्टिव थियोरिस्ट पॉल डी मैन in his later writings to describe the seductive appeal of aesthetic experience, in which he claimed form and meaning, perception and understanding, and cognition and desire are misleadingly, यानी कि यह एक ऐसा टर्म है जिसमें फॉर्म और मीनिंग को एक्सप्लेन किया जाता है, या फिर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग को दिखाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कॉग्निशन एंड डिजायर को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट टर्म है हमारा एस्थेटिसिज्म। एस्थेटिसिज्म यह इन हिज लैटिन ट्रीटाइज एंटाइटल्ड एस्थेटिका द जर्मन फिलोसोफर अलेक्जेंडर बाumgarten applied the term aesthetica to the arts of which the aesthetic end in the perfection of sensuous cognition, such as this is beauty. In present usage, aesthetica from the Greek pertaining to sense perception, यानी कि एस्थेटिसिज्म ये जो लैटिन वर्ड है एस्थेटिका से लिया गया है, और ये एस्थेटिका टर्म जो है द एस्थेटिक इंड इज द परसेप्शन ऑफ सेंसुअस कॉग्निशंस को दिखाता है, और यह टर्म ज़्यादातर परटेनिंग टू सेंस परसेप्शन के लिए यूज होता है। एस्थेटिसिज्म अल्टरनेटिवली द एस्थेटिक मूवमेंट वाज यूरोपियन फेनोमेनन ड्यूरिंग द latter part of the 19th century that had its chief headquarter in France. एस्थेटिसिज्म का यूज 19th सेंचुरी में होने लगा। एस्थेटिसिज्म यह एक यूरोपियन फेनोमेनन है, यानी यह एक यूरोपियन फेनोमेनन है जो कि 19th सेंचुरी के दौरान इसका यूज़ होने लगा। और इसके हेडक्वार्टर की बात हम लोग करते हैं तो एस्थेटिसिज्म का जो हेडक्वार्टर है वह फ्रांस में माना जाता है। कहाँ पर? फ्रांस में। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। और यह कुछ वर्ग के लोगों का अपोज भी करता है, जैसे इन अपोजिशन टू डोमिनेंस ऑफ साइंस, जो साइंस का डोमिनेंस होता है, प्रभुत्व होता है, उसके यह अगेंस्ट होता है। एंड इन डिफाइंस ऑफ द वाइड स्प्रेड इनडिफरेंस और हॉस्टिलिटी ऑफ द मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ दियर टाइम टू एनी आर्ट दैट वाज नॉट यूजफुल और डिड नॉट टीच मोरल एजुकेशन, जो कि उस समय के मोरल एजुकेशन थे, या फिर जो उस समय का जो मिडिल वर्ग था उनका जो
वैर था यानी हॉस्टिलिटी था, उन सब का ये डिफाइंस करता था। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये अपोज किसका करता था, तो द डोमिनेंस ऑफ साइंस का ये अपोज करता था। और डिफाइंस किसका करता था, तो द मिडिल क्लास सोसाइटी ऑफ दियर टाइम, उस समय के जो मिडिल वर्ग के लोग थे उनको यह क्या करता था, डिफाइंस करता था। और ये जो टर्म है, इस टर्म में एक फ्रेज निकल करके आया है, जैसे अ rallying cry of aestheticism become the phrase L art poor L art। यह इसका मीनिंग भी पूछा गया है कि L art poor L art का मतलब क्या होता है, तो इसका आशय है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। यहाँ से यूपी के टीएसटी या पीएसटी एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, यानी कि एल आर्ट पोर एल आर्ट यह फ्रेज किस लिटरेरी टर्म में यूज किया जाता है, तो एस्थेटिसिज्म में। और इसका मतलब क्या होता है, तो आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी कला के लिए कला। द हिस्टोरिकल रूट्स of aestheticism are in the view proposed by German philosopher Kant। जो एक जर्मन फिलोसफर थे जिनका नाम था कैंट, तो कैंट महोदय के वर्क में एस्थेटिसिज्म का असर दिखा था। और हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एस्थेटिसिज्म वाज डेवलप्ड बाय बॉडलेयर। यानी एस्थेटिसिज्म यह टर्म इसको किसने डेवलप्ड किया, तो एस्थेटिसिज्म को डेवलप्ड करने वाले सबसे महत्वपूर्ण राइटर हैं बॉडलेयर। तो बॉडलेयर के द्वारा इस टर्म को डेवलप्ड किया गया। हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडगर एलन पो क्लेम्स। जो एडगर एलन पो थे, इनके वर्क से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट फैक्ट लेते हैं कि इस टर्म को यानी एस्थेटिसिज्म टर्म को इंग्लैंड में या इंग्लिश राइटर ने कब फॉलो किया, सबसे ज़्यादा इसको अपने वर्क में इसके असर को दिखाने लगे, और सबसे पहले कौन थे, तो इसमें माना जाता है कि जो फ्रेंच एस्थेटिसिज्म है वाज इन्फ्लुएंस द व्यू ऑफ फ्रेंच एस्थेटिसिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू विक्टोरियन इंग्लैंड बाय वाल्टर पेटर। जो वाल्टर पेटर महोदय थे यह विक्टोरियन राइटर थे, इन्होंने एस्थेटिसिज्म टर्म को इंट्रोड्यूस कराया। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन लेते हैं कि एस्थेटिसिज्म का डेवलपमेंट बॉडलेयर के द्वारा होता है और इंग्लैंड में विक्टोरियन टाइम में वाल्टर पेटर के द्वारा होता है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग लेते हैं अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी यह एक ऐसा टर्म है जिसको W के विमसेट एंड C बियर्डस्ले ने डिफाइन किया है, और डिफाइन करते हुए इन्होंने इसको भावनात्मक फूल की संज्ञा दी है। यानी जब इन्होंने डिफाइन किया तो इन्होंने क्या कहा, तो अफेक्टिव फैलेसी को डिफाइन करते हुए इन्होंने कहा द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट्स। यानी कि यह क्वेश्चन यूपी के टीएसटी में पूछा भी गया है, टीएसटी के एग्जाम में, कि अफेक्टिव फैलेसी का आशय क्या है, तो अफेक्टिव फैलेसी का आशय होता है द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट्स, स्पेशली इट्स
इमोशनल इफेक्ट अपॉन द रीडर। इसका प्रभाव जो है रीडर पर पड़ता है। और इस टर्म को AI रिचर्ड्स ने भी फॉलो किया है। उनका जो सबसे फेमस वर्क है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इस टर्म को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 पॉइंट बन रहा है। अफेक्टिव मिस होता क्या है और यह टर्म किसने यूज़ किया? तो अफेक्टिव फैलेसी। फैलेसी का याद रखेंगे, फैलेसी मिस भ्रम होता है। तो यह टर्म्स W.K. विम्सेट एंड C. बियर्ड्सले ने इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट लेते हैं एलिनेशन इफेक्ट। एलिनेशन इफेक्ट इसको जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने एडॉप्ट किया है। किसने एडॉप्ट किया है? जर्मन ड्रामेटिस्ट बर्टोल्ड ब्रेक्ट। यह टर्म रसियन से लिया गया है, यानी एक रसियन राइटर थे जिनका कॉन्सेप्ट था डीफैमिलियराइजेशन। यानी आपसे मीनिंग पूछा जाए कि एलिनेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है डीफैमिलियराइजेशन। क्या होता है? डीफैमिलियराइजेशन। यह कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कहा? ही कॉल्ड द एलिनेशन इफेक्ट। इसी को इन्होंने क्या कहा है? एलिनेशन इफेक्ट। द जर्मन टर्म इज आल्सो ट्रांसलेटेड एज स्ट्रेसमेंट इफेक्ट और डिस्टेंसिंग इफेक्ट। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो डीफैमिलियराइजेशन होता है या फिर स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट होता है या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट होता है। यानी कि अगर इस वर्ड एलिनेशन इफेक्ट को अगर आप डिफाइन करते हैं तो एलियंस, आई थिंक ये एलियन से बना हो सकता है, जैसे कि एलियंस दूर के होते हैं तो इसका मतलब भी निकल करके आता है दूरीकरण, यानी कि लोगों के बीच क्या करना? डिस्टेंसिंग बनाना। द लास्ट इज क्लोजेस्ट टू ब्रेक्ट्स नोशन इन दैट इट अवॉइड द नेगेटिव कनोटेशन ऑफ जेडेडनेस। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यह जो टर्म्स है, यह टर्म बैरोल्ड ब्रेक ने इसको बताया है कि यह अवॉइड करता है द नेगेटिव कनोटेशन ऑफ जेडेडनेस। जो कैनोटेशन होता है, जो नेगेटिव कैनोटेशन होता है, इसको ये अवॉइड करता है, यानी कि डिनोटेशन बताने का प्रयास करता है। अब कन्नोटेशन और डिनोटेशन क्या है, तो इसको भी ट्रिकी बना लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है। तो डिनोटेशन, डी फॉर डिक्शनरी, यानी एक ऐसा वर्ड जिसका रियल मीनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिनोटेशन। और कैनोटेशन एक ऐसा उस वर्ड का सेंस या भाव जो कि काल्पनिक होता है, उसको हम लोग मानते हैं कैनोटेशन। यानी कैनोटेशन मतलब कि काल्पनिक मीनिंग यानी इमेजिनरी मीनिंग, और डिनोटेशन का मतलब जो रियल मीनिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोटेशन। और ये टर्म कैनोटेशन यानी कि जो भावनात्मक मीनिंग होता है उसको क्या करता है? अवॉइड करने का प्रयास करता है। तो यह टर्म्स इतना ही महत्वपूर्ण है, यानी एलिनेशन इफेक्ट। इस टर्म को किसने फॉलो किया है? तो बेर्टोल्ड ब्रेक ने किया है। इसका मीनिंग क्या है? डीफैमिलियराइजेशन या फिर स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट। और ये किस चीज़ को अवॉइड करता है? तो यह टर्म द निगेटिव कैनोटेशन ऑफ जेडेडनेस, तो इसको यह क्या करता है?
अवॉइड करता है।